सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 12 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे हमें जैसे पता है कि नेपाल में बेसिकली जेनजी मूवमेंट ने वहाँ एक बहुत बड़ा वायलेंट प्रोटेस्ट किया नेपाल में। और वहाँ की गवर्नमेंट के करप्शन, मिस गवर्नेंस और जो नेपोटिज्म है उसके खिलाफ। और वहाँ की सरकार भी गिरा दी ट्यूसडे को। और अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट का लीडर कौन होगा इस पर कंसेंसस नहीं है। तो वहाँ के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने शांति और रिस्ट्रेंट की अपील की है। और बोला कि प्रोटेस्टर्स की जो डिमांड है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। तो इसके बीच जो है नेपाल की जो आर्मी है उसको चीफ नेगोशिएटर बनाया गया है। लेकिन इस रोल पर कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल उठ रहे हैं। और इसका बेसिकली ट्रिगर जो बना था कि जो है गवर्नमेंट ने वहाँ की सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था, जैसे कि ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, इन सब पे। तो अभी भी जो है काठमांडू और कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी कर्फ्यू और प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगे हुए हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेज सुप्रीम कोर्ट विल नॉट सेट आइडल इफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी फेल्स टू डिस्चार्ज इट्स ड्यूटीज। तो यहाँ पे ये पूरा मामला बेसिकली जो स्टेट लेजिस्लेचर के बिल्स आते हैं गवर्नर के पास होने के लिए, इस पे गवर्नर फिर असेंट देता है और फिर वो एक्ट बन जाता है, बिल। तो यहाँ पे गवर्नर्स कई बार जो है विदहोल्ड करते हैं, इंडेफिनेटली विदहोल्ड करते हैं बिल और उस पर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जैसे कि गवर्नर या प्रेसिडेंट अपने ड्यूटीज प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं करता तो कोर्ट चुप नहीं बैठेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कोई भी अथॉरिटी लॉ से ऊपर नहीं है। इसलिए बेसिकली जो कई सारे ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उन्होंने अक्यूज किया है कि उनके कई सारे जो स्टेट के बिल्स हैं गवर्नर्स उसको विदहोल्ड करके बैठे हैं बहुत सालों से। और इसी वजह से प्रेसिडेंट रेफरेंशियल हियरिंग हो रही है। और कोर्ट ने पहले ही एक जजमेंट में बोला था कि गवर्नर्स और प्रेसिडेंट को 3 मंथ के अंदर जो है विद इन 3 मंथ्स इस चीज़ पर डिसीजन लेना होगा, वरना डीम्ड एसेंट इसको माना जाएगा बिल को और ये एक्ट बन जाएगा। और तो कोर्ट का बेसिकली बोलना है, हम गवर्नर को ये तो नहीं कह सकते कि बिल पास करो या रिजेक्ट करो, पर हम उन्हें ये कह सकते हैं कि कोई डिसीजन लो। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गवर्नर बिल को इनडेफिनिट टाइम तक पेंडिंग नहीं रख सकते, वरना डेमोक्रेसी का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। तो अभी देखना होगा इसमें फाइनल डिसीजन क्या आता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, केरला टू इनिशिएट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल सून, चीफ इलेक्शन ऑफिसर। तो यहाँ पे बेसिकली बिहार के बाद अब केरला में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल का होने जा रहा है, क्योंकि 2026 में जो है असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। और प्रोसेस जो है अक्टूबर से स्टार्ट हो सकता है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बेसिकली क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन करता है ताकि लिस्ट को जो है वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा सके, कोई भी डुप्लीकेट एंट्रीज है उसे हटाया जा सके, नॉन एलिजिबल वोटर्स जो है, जो नए एलिजिबल वोटर्स है उनको ऐड किया जा सके, और नॉन सिटीजन या फेक एंट्रीज को रिमूव किया जा सके। तो इसलिए किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, रिसर्चर्स इन केरला टैप रेड ईवी प्लांट टू डेवलप इनोवेटिव वुंड हीलिंग पैड। तो बेसिकली रेड ईवी प्लांट का यूज करके एक नया वुंड हीलिंग जो है पैड बनाया गया है, तो जिसमें कि रेड ईवी प्लांट से एक जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उसको यूज किया है। और इस प्लांट का ट्रेडिशनल यूज पहले से वुंड और कट्स के लिए होता था। और साइंटिस्ट ने इसमें से एक मॉलिक्यूल जो है एक्टियोसाइड आइडेंटिफाई और आइसोलेट किया है, जो वुंड हीलिंग में बहुत इफेक्टिव है। और इस पैड में जो है एक्टियोसाइड प्लस जो है एंटीबायोटिक दोनों कंबाइन किए गए हैं, जिससे वुंड को इन्फेक्शन से बचाया जा सके और हीलिंग फास्ट हो। फिर जो नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पे, जैसा कि कल हमने देखा था कि कम से कम 15 इंडियंस जो है यूक्रेन के बैटल फील्ड में फंसे हुए हैं और उन्हें आर्मी में रिक्रूट कराया जा रहा है रशिया की, और फ्रंट लाइन में वॉर में भेजा जा रहा है। तो वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंफर्म किया है कि उन्होंने रशियन अथॉरिटीज से उनके रिलीज की बात की है। और पहले जो है रशियन एम्बेसी ने कंफर्म किया था कि वो इंडियंस को आर्मी में रिक्रूट नहीं करेगा, लेकिन अब दोबारा रिक्रूटमेंट हुआ है। और जो लोग वहाँ फंसे उन्होंने अपील की थी कि हमें फ्रंट लाइन पे भेजा जा रहा है और प्लीज़ इंडियन गवर्नमेंट हमें रेस्क्यू करे। और ये जो लोग हैं ये बेसिकली फेक एजेंट्स के थ्रू जो है कंस्ट्रक्शन जॉब प्रोमिसेस के थ्रू गए थे और वहाँ पे फोर्सफुली जो है आर्मी में ज्वाइन करा लिया गया इनको। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली बॉर्डर विंग होम गार्ड्स के बारे में है। तो ये क्या होते हैं बॉर्डर विंग होम गार्ड्स? ये बेसिकली सिविलियंस होते हैं, आम लोग,
जो कि बॉर्डर एरियाज में वॉलंटरीली फोर्स के रूप में काम करते हैं। और जो आर्मी होती है जैसे कि आईटीबीपी जो चाइना के बॉर्डर पे है, और बीएसएफ जो पाकिस्तान बॉर्डर, इनके साथ इमरजेंसीज में जो है सपोर्ट देते हैं ये लोग। और ट्रेनिंग का जो 25% का कॉस्ट और फाइनेंस से सपोर्ट वो गवर्नमेंट देता है। और सैलरी इनकी 800 से 900 रुपए पर डे होती है, कांस्टेबल के बराबर। और 3 से 4 साल का सर्विस पीरियड होता है। तो वही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है क्या प्लान कर रहा है कि बॉर्डर विंग होम गार्ड्स को अब चाइना बॉर्डर पर भी रेज किया जाए, जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर होता है। और अभी ये सिर्फ जो है राजस्थान बॉर्डर पर जो है वो फंक्शनल है। और इनकी जो यूटिलिटी है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम प्रूव हुई थी, जब बॉर्डर विलेजेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या डेसिमेट करना था। तो ये जरूरी क्यों है? क्योंकि 2020 में जो है गलवान क्लैशेस जो है इंडिया और चाइना बॉर्डर पर हुए, जिसमें कई सारे 20 इंडियन सोल्जर्स भी शहीद हुए। और ईस्टर्न लद्दाख में जो है 50,000 से ज्यादा आर्मी और आईटीपी भी तैनात है। तो इनकी हेल्प से इंटेलिजेंस गैदरिंग और लोकल सपोर्ट मिलेगा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा बारिश वारिश हुई है, तो उसके कारण डेंगू और मलेरिया काफ़ी फैल रहा है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सारे स्टेट्स को बोला है कि वो ज़्यादा विजिलेंस और प्रिवेंटिव स्टेप्स लें। और जितनी भी म्युनिसिपल बॉडीज़ है, पंचायत, लोकल अथॉरिटीज़, सब में अवेयरनेस बढ़ाएं। हॉस्पिटल्स में इनफ मेडिसिन, बेड, टेस्ट ये सारी हों। तो मलेरिया पर जो है इंडिया ने बड़ी प्रोग्रेस की है। जो 2015 से 2024 के बीच में 78% मलेरिया के केसेस और डेथ्स कम हुए हैं। टारगेट है कि 2030 तक जो है मलेरिया को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना गवर्नमेंट का। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ है। इंडिया एंड मॉरिशियस नॉट जस्ट पार्टनर्स बट अ फैमिली मोदी। तो पीएम मोदी ने वाराणसी में कहा कि इंडिया और मॉरिशियस जो है सिर्फ पार्टनर्स नहीं है, बल्कि एक फैमिली की तरह हैं। और दोनों देश जो इंडियन ओशियन है उसको स्टेबल, प्रॉस्पेरस, फ्री, ओपन एंड सिक्योर बनाने पर फोकस कर रहे हैं इंडियन ओशियन को। और उन्होंने कहा कि मॉरिशियस इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक इंटीग्रल हिस्सा है। और दोनों देश कई सारे एग्रीमेंट्स और जो कॉपरेशन है उसमें कॉपरेट कर रहे हैं। जैसे कि जन औषधि केंद्र की बात करें, तो पहला जो जन औषधि केंद्र भारत के बाहर खुल रहा है वो मॉरिशियस में खुलेगा इंडिया। और स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया गया है मॉरिशियस को, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना या हेल्थ केयर फैसिलिटीज को स्ट्रेंथन करना। और कई सारे एमओयू साइन हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओशियोनोग्राफिक रिसर्च, पावर सेक्टर, इन सब में। और हाइड्रोग्राफिक प्रोजेक्ट की बात करें तो दोनों देश जो है हाइड्रोग्राफिक डेटा को लेके जॉइंट सर्वे, नेविगेशन चार्ट, हाइड्रोग्राफिक डेटा पर काम करेंगे। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। और मॉरिशस के पीएम है, ये बेसिकली वाराणसी में इन्होंने गंगा आरती देखी, और फ्राइडे को काशी विश्वनाथ और अयोध्या भी विजिट करेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 5 नए एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन और ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम जो है लॉन्च किया। और ये एयरपोर्ट बेसिकली कौन कौन से हैं? लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, कोझिकोडे और अमृतसर पे। तो ये बेसिकली इसके फीचर क्या हैं इस प्रोग्राम के? तो यहाँ पे प्री वेरीफाइड इंडियन नेशनल्स जो हैं, और जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको बेनिफिट मिलेगा। और जो इमिग्रेशन जो क्लियरेंस है वो इनको सिर्फ 30 सेकंड में जो है वो मिल जाएगा। कोई भी लंबी लाइन नहीं लगानी, कोई मैनुअल चेकिंग नहीं होनी। और सीमलेस इमिग्रेशन प्रोसेस होने की वजह से ट्रैवल एक्सपीरियंस जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का, उनको बूस्ट मिलेगा। ग्लोबल इमेज इंडिया की ऊपर जाएगी। और इंट्रोड्यूस किया विजिटर्स को न्यू इंडिया का टेक ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली ये एक ऑल वुमेन सेलिंग एक्सपेडिशन के बारे में है, समुद्र परिदक्षिणा। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मुंबई से एक हिस्टोरिक ऑल वुमेन सेलिंग एक्सपेडिशन समुद्र परिदक्षिणा फ्लैग ऑफ किया। तो इसमें होगा क्या कि जो है 10 वुमेन ऑफिसर्स जो है वुमेन ऑफिसर्स आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एक साथ जो है IASV त्रिवेणी नाम के इंडियन बिल्ड जो याच याच है त्रिवेणी, उस पर जो है 26,000 नॉटिकल माइल्स का वर्ल्ड टूर करेंगी। और इसमें जो है ये मिशन जो है सिंबल है नारी शक्ति का और आत्मनिर्भरता का और इंडिया का ग्लोबल विजन का। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल है, अ प्रोजेक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड इन नेशनल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है, जो कि बेसिकली निकोबार आइलैंड को इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल बनाना, वहाँ पे ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना, टाउनशिप डेवलप करना,
गैस और सोलर पावर प्लांट बनाना, इन सब की बात हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पे निकोबारीज और जो शोम्पेन ट्राइब है वो अफेक्ट हो रही है, और इनका बोलना है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का वायलेशन हुआ है, और यहाँ पे इनको कंसिडर नहीं किया गया और फोर्सफुली इनसे कंसेंट लिया गया। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका एम क्या है। एम बेसिकली बोला है कि इंडियन ओशन का जो ट्रेड है, डिफेंस और कनेक्टिविटी हब जो है ग्रेट निकोबार को बनाना। और गवर्नमेंट बोल रही है कि प्रोजेक्ट से जो ट्राइबल्स हैं शोम्पेन और निकोबारीज को का डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं होगा, और वाइल्ड लाइफ और जो इकोलॉजिकल स्टडीज की गई हैं ऐसा बोलना है। और ट्राइबल रिजर्व का कुछ लैंड यूज जो है यूज होगा, लेकिन उससे ज़्यादा लैंड वापस ट्राइबल रिजर्व में ऐड किया जाएगा। और बोलते हैं कि लगभग 130.75 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट होगा, और जो कि पूरे अंडमान एंड निकोबार का 1.8% हिस्सा है। और कंपनसेटरी इसका एफॉरेस्टेशन जो है हरियाणा में किया जाएगा, क्योंकि अंडमान के पास जो है एक्स्ट्रा लैंड नहीं है। और जो सेफगार्ड्स के लिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान और ग्रीन एरियाज जो है बोलते हैं कि इसका पार्ट है। और जो कंसल्टेशन पॉलिसी है कि बेसिकली ट्राइबल से कंसल्ट करना है, उस वो स्ट्रिक्टली फॉलो की गई हैं ऐसा बोलना है उनका। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऐसा ये बोलते हैं कि सिर्फ 2% एरिया अंडमान निकोबार का कवर करेगा। प्रोजेक्ट से जॉब्स, इकोनॉमी बूस्ट, डिफेंस स्ट्रेंथ और कनेक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा। और गवर्नमेंट कह रही है कि ये एक एग्जाम्पल होगा जहां इकोनॉमी प्लस जो है इकोलॉजी का बैलेंस किया जाएगा। और गवर्नमेंट का कहना है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में ट्राइबल्स और एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, इंडिया एंड श्रीलंका मस्ट हेल्प वॉलेंटरीली रिपैट्रिएशन ऑफ रिफ्यूजीज। यहाँ रिपैट्रिएशन का मतलब है जो जहाँ से है उनको कंट्री ऑफ ओरिजिन में भेज देना, जहाँ से बिलोंग करता है। तो गवर्नमेंट ने एक नया ऑर्डर निकाला है 1 सितंबर 2025 से, जहाँ पे जो कुछ लोग पासपोर्ट और वीज़ा के बिना इंडिया में उनको आना जाना रहने की परमिशन देता है। और इसमें कवर किया जाएगा बेसिकली इंडियन सिटीजन्स के स्पेशल कैटेगरीज को, नेपाल और भूटान के नेशनल्स को, तिब्बतन रिफ्यूजीज, और 6 जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में, और श्रीलंकन तमिल्स को। तो श्रीलंकन तमिल्स के लिए जो है रिलीफ है, क्योंकि अब उन्हें फोर्स जो है करके श्रीलंका वापस नहीं भेजा जा सकता। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ जो इल्लीगल माइग्रेंट्स का टैग है वो रिमूव होगा या नहीं होगा। इल्लीगल माइग्रेंट्स का टैग उनको मिला है जो श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज के साथ जुड़ा है, और ये 1990s से तमिलनाडु में रह रहे हैं, और सिविल वॉर के टाइम पे श्रीलंका से भाग कर आए थे और इंडिया में शरण लिया, पर जो सिटीजनशिप या फिर लॉन्ग टर्म वीज़ा उनको नहीं मिला। तो क्योंकि जो है इलीगल माइग्रेंट्स को बेसिकली सिटीजनशिप अप्लाई करना या लॉन्ग टर्म वीज़ा लेने की परमिशन नहीं होती, तो लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलता तो उन्हें जॉब्स और जो हायर एजुकेशन का स्कोप होता। तो फ्यूचर ऑप्शंस बोलते ये हैं कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ को लिबरलाइज करे, और इंडिया श्रीलंका मिल के जो है वॉलेंटरीली रिपैट्रिएशन और स्ट्रक्चर्ड असिस्टेंस जो है इनके लिए ला सकते हैं, और या फिर लोकल इंटीग्रेशन भी इनका एक सॉल्यूशन है। गवर्नमेंट को इस इशू को जो है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ जो है सॉल्व करना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, इंडिया शुड बी मोर फोर्टराइट इन अपोजिंग इजराइल्स रीजनल वॉर। तो इसराइल ने 9 सितंबर को कतर पर जो है एयर स्ट्राइक करके जो हमास लीडर्स को यहाँ पे टारगेट किया। और ये एक बहुत रिस्की स्टेप हो सकता है, क्योंकि कतर जो है बेसिकली एक यूएस का एलाई है, और वहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, और वो सीज फायर टॉक्स का मीडिएटर भी है, जो बेसिकली इसराइल और जो गाज़ा या फ़लस्तीन के बीच में है। तो स्ट्राइक के बाद जो है दुनिया भर से क्रिटिसिज्म हुआ, और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस पर नाराज़गी दिखाई। प्रॉब्लम ये है कि इससे जो गाज़ा की जो सीज फायर टॉक्स हैं और पीस प्रोग्रेस और मुश्किल हो गई है, और नेतन्याहू जो है वो इसराइल के उन पीस के लिए तैयार नहीं लग रहा है, उनका फोकस वॉर खींचने पर लग रहा है इससे। और जो अरब और जो इसराइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अब और ज़्यादा वीक हो गया है। तो इंडिया ने भी जो है कतर की सॉवरेनिटी जो वायलेशन है, जो कतर पे अटैक किया इसराइल ने, उसका जो सॉवरेनिटी वायलेशन हुआ उस पर इंडिया को कंसर्न दिखाया, पर जो है इसराइल का नाम जो है वो डायरेक्टली नहीं लिया।
और ये स्टेप इंडिया के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जो है गल्फ रीजन में मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है वो रह रहे हैं। तो बोलते हैं कि जो इंडिया को इजराइल के जो रीजनल वॉर्स हैं उसके खिलाफ अपने स्टैंड्स को क्लियरली और ओपनली जो है वो बताना चाहिए, मतलब पब्लिकली डिस्क्लोज करना चाहिए। साथ ही इंडिया को दूसरी रीजनल और जो ग्लोबल कंट्रीज है उनके साथ मिलकर वेस्ट एशिया में जो है शांति और स्टेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए। जो नेक्स्ट है आर्टिकल यहाँ पे हेल्थ चेकअप फॉर न्यू जीएसटी हेल्थ केयर रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे जीएसटी 2.0 जो कि बेसिकली 22 सितंबर से लागू होने वाला है, उसमें नए जीएसटी रूल्स को हेल्थ सेक्टर के लिए रिफॉर्म किया गया है, जिससे मेडिकल केयर और इंश्योरेंस सस्ता और एक्सेसिबल हो जाए। तो बोलते हैं कि जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पे जीएसटी जो है वो हटा दिया गया है, और हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब जो है 18% जो है सस्ती हो गई हैं, और फैमिली और सीनियर सिटीजन्स इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और मेडिसिन्स और मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो ज़्यादातर मेडिसिन जो है 5% जीएसटी के स्लैब में आ गई हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उन पे जो है 0% जीएसटी है। सीटी स्कैन्स जैसे उस डिवाइसेस पर 5% जीएसटी है। तो इससे बेसिकली हॉस्पिटल्स और लैब्स का खर्चा कम होगा, पेशेंट्स को फ़ायदा हो सकेगा। और जिम्स, वेल योगा सैलून्स, बार्बर्स, इन पर भी 5% जीएसटी है। और जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, सिगरेट्स हैं, उन पर टैक्स हाई टैक्स पर अब हाई टैक्स है। और हेल्थ को इनकरेज करने के लिए और डेली केयर आइटम्स जैसे सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट वगैरह इन पर 5% जीएसटी आ गया पर है। और ये रिफॉर्म सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं, प्रिवेंटिव हेल्थ और जो वेलनेस है उसको भी प्रमोट करेंगे। सस्ता इंश्योरेंस, मेडिसिन और सर्विसेज, लोगों का जो एक्सेस है हेल्थ कवरेज, उससे जो एक्सेस है हेल्थ हेल्थ कवरेज और बढ़ेगी, और ज़िंदगी जो लाइफ्स बचाने में हेल्प मिलेगी। ऐसा इस पूरा आर्टिकल का बोलना है। जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया के वल्चर्स के बारे में है। कैन वल्चर्स हेल्प प्रिवेंट पैंडेमिक्स। तो इंडिया के वल्चर्स जो है बोलते हैं सिर्फ स्कैवेंजर्स नहीं, बल्कि पब्लिक हेल्थ के गार्जियन भी हैं। और ये बेसिकली करकासेस खाते हैं और जो जूनोटिक डिजीजेस होती हैं उनको फैलने से रोकते हैं। और 1980s में इंडिया में जो है 1980s में 40 वल्चर्स थे और 50 मिलियन। और लेकिन डाइक्लोफिनेक जो एक ड्रग है जो कि लाइफ स्टॉक को दिया जाता है, नॉर्मली कैटल्स और लाइफ स्टॉक में यूज़ होता है। तो लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर ड्रग है ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये वल्चर्स उन कैटल्स के करकासेस को खाते हैं जिसमें डाइक्लोफेनेक रहता है, तो उनकी किडनीज जो है डैमेज हो जाती हैं और वल्चर्स जो है वो मर जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि वल्चर्स के कम होने की वजह से जो करकासेस हैं ज़मीन पर पड़े रह जाते हैं और डिजीजेस जो है वो स्प्रेड होने का रिस्क रहता है। और इंडिया के वल्चर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से माइग्रेट करते हैं, जो साउथ एशिया का एक इम्पॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी और पब्लिक हेल्थ कॉरिडोर है। नेक्स्ट जो है नेशनल वल्चर एक्शन प्लान के बारे में बताते हैं, जो 5 पिलर्स पर फोकस्ड है। तो पहला जो है वो सैटेलाइट और ट्रैकिंग से हैबिटेट और जो स्पिल ओवर हॉटस्पॉट्स जो है इनके वो मैप करना सैटेलाइट के थ्रू। सेकंड है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो कि इनके वाइल्ड लाइफ, लाइफ स्टॉक और ह्यूमन हेल्थ डेटा इन सबको इंटीग्रेट करेगा। और थर्ड जो बताते हैं स्ट्रॉन्ग वन हेल्थ कोऑर्डिनेशन, यानी जो एनवायरनमेंट, वेटनरी और पब्लिक हेल्थ एजेंसीज को कनेक्ट करेगा, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग वन हेल्थ कोऑर्डिनेशन। और जो फोर्थ बताते हैं ट्रांस बाउंड्री कोलैबोरेशन, यानी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो इनका रूट है जहाँ से माइग्रेट करते हैं ये साउथ एशिया में आते हैं, तो और रीजनल जो डिजीज़ प्रिपेयर्डनेस जो उनको इंटीग्रेट करना दोनों को। और फिफ्थ जो है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, यानी कि वुमेन, यूथ और लोकल ग्रुप्स को फ्रंट लाइन सर्विलेंस और अवेयरनेस में इन्वॉल्व करना। इससे बेनिफिट क्या होगा, वल्चर्स को प्रोटेक्ट करने से पैंडेमिक रिस्क जो है वो कम होगा और बायोडाइवर्सिटी और पब्लिक हेल्थ दोनों स्ट्रांग होंगे। तो इंडिया इस अप्रोच से ग्लोबल लीडर बन सकता है इन किसमें, बायोडाइवर्सिटी लिंक्ड हेल्थ सिक्योरिटी में। जो नेक्स्ट है बेसिकली वाई आर यूरोपियन नेशंस नाउ मूविंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि स्पेन, आयरलैंड और जो नॉर्वे हैं उन्होंने ऑफिशियली पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर दिया है। और ये स्टेप्स मेनली गाज़ा वॉर के बाद लिया गया, जहां इसराइल के मिलिट्री अटैक्स ने वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट किया। और इस मूव का मकसद बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ के जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं
उनमें कंसिस्टेंसी दिखाना है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद उन्होंने नेशनल सॉवरेनिटी और जो फोर्स से लैंड एक्विजिशन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इस डिसीजन में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूरोपियन पब्लिक और जो यूथ्स हैं अब और ज़्यादा अवेयर और एक्टिव हैं, और गवर्नमेंट्स को प्रेशर है कि वो जो ह्यूमैनिटेरियन और मॉरल एक्सपेक्टेशंस वो फॉलो करें। और यूरोप में हर कंट्री का पेस अलग है, जैसे स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे इजीली जो है इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया पैलेस्टीन को, क्योंकि इनका हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पैलेस्टीन के फेवर में है। वहीं यूरोप के कुछ अदर नेशन जैसे जर्मनी और ऑस्ट्रिया ये हेजिटेंट है रिकॉग्नाइज करने में ड्यू टू हॉलोकॉस्ट, और इसराइल के जो सिक्योरिटी कमिटमेंट्स हैं उन पे डाउट है। और यूरोपियन लेवल पर यूनानिमिटी तो नहीं है, इसलिए इंडिविजुअल कंट्री ही स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन ये एक बेसिकली कोऑर्डिनेटेड लाइक माइंडेड अप्रोच मोमेंटम वहाँ पे क्रिएट कर रहा है। और ये एक स्टेप, एक सिंबॉलिक शिफ्ट है जो दिखाता है कि यूरोप के कई कंट्रीज पैलेस्टीन के कॉज में एक्टिव रोल लेना चाहते हैं, और पैसिव स्पेक्टेटर जो है वो नहीं बनना चाहते सिर्फ। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी जो है वो जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच दो इम्पॉर्टेंट सर्वेज कंडक्ट करेगा। तो जो फर्स्ट सर्वे है वो बेसिकली ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे है। तो ये सर्वे हाउस होल्ड फाइनेंस को जो है हाउस होल्ड फाइनेंस को मेजर करेगा, जैसे वहाँ हाउस होल्ड के लोन, डेट्स, ओनरशिप, एसेट्स जो है। और डेटा जो है आरबीआई और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और जो सेकंड रहेगा, सेकंड यहाँ पे सिचुएशन असेसमेंट सर्वे एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड का। ये सर्वे फार्मर्स की इकोनॉमिक जो सिचुएशन चेक करेगा, इंक्लूडिंग इनकम, एक्सपेंडिचर, लोन, लैंड, लाइफ स्टॉक, क्रॉप प्रोडक्शन, ये सब, और गवर्नमेंट का स्कीम्स का एक्सेस कितना मिल रहा है इनको। तो ये सर्वे नेशनल पॉलिसीज़ और जो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने में हेल्प करेंगे। जो नेक्स्ट है यहाँ पे वर्किंग टू ब्लेंड आइसो ब्यूटानोल विद डीजल आफ्टर एथनॉल ब्लेंडिंग फेल्ड। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया कि जो ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो काम कर रहा है डीजल में 10% आइसोब्यूटानॉल ब्लेंड करने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहा है। पहले 10% एथेनॉल जो है ब्लेंड करके ट्रायल हुआ, लेकिन वो फेल हो गया। तो इसलिए आइसोब्यूटानॉल को जो है ऑल्टरनेटिव या स्टैंड अलोन फ्यूल के लिए भी देखा जा रहा है। और जो ट्रैक्टर्स और जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट कंपनीज हैं तो वो भी सीएनजी के साथ आइसोब्यूटानॉल को जो है एक्सप्लोर कर रही हैं। और गवर्नमेंट ने बेसिकली शुगर केन की जो एमएसपी है और एक्सपोर्ट कोटा या बायोफ्यूल प्रोडक्शन बढ़ाने की तरफ फोकस कर रहा है शुगर केन से। तो शुगर केन का जो प्रोडक्शन है 2025-26 में 349 लाख जो है टन्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है हेल्दी मॉनसून्स की वजह से। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।